हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपके 22 मार्च को होने वाले इतिहास विषय के पेपर को। पेपर बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। उम्मीद करता हूं ये पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से छपेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर को अच्छे से पढ़े और हर एक प्रश्न को अच्छे से याद कर ले ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, खंड ए के तहत आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ए के तहत कुल मिला के आपके 18 बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। देखिए, पहला प्रश्न है, विशाल स्नानागार व माल गोदाम कौन से पुरा स्थल की विशिष्ट विशेषताएं हैं? यानी कि ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां से विशाल स्नान घर और बड़े बड़े माल गोदाम प्राप्त हुए हैं, वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। यहाँ से बड़े बड़े स्नान घर और माल गोदाम जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं मिली है। इससे इस बात का पता लगता है कि मोहनजोदाड़ो शहर की जो नगरीय योजना है वो काफी विकसित थी, यानी ये एक संपन्न शहर हुआ करता था। दूसरा प्रश्न है, कौन से हड़प्पाई पूरा स्थल से एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से एक साथ 2 फसलों को उगाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है आपका कालीबंगा, जो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। आगे तीसरा है, प्रभावती गुप्ता द्वारा दंगुन गांव किसे दान में दिया गया था? तो प्रभावती गुप्ता के द्वारा जो दंगुन गांव है वो आचार्य सनाल स्वामी को दंगुन गांव दान के अंदर दिया गया था। तो बात करें प्रभावती गुप्ता की, ये कौन थी? तो ये गुप्त शासक, कौन सा? गुप्त शासक आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसकी क्या थी? उसकी बेटी थी, है ना। और ये जो दान इसने गांव दिया था ये धार्मिक और सामाजिक कारणों की वजह से दिया था। चौथा है, किन शासकों को उनके मातृ नाम से जाना जाता था? किन शासकों को उनके मातृ नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा सातवाहन शासकों को। यानी सातवाहन शासकों के नाम से पहले उनकी माता का नाम जोड़ा जाता था। यानी यह एक मातृ सत्तात्मक समाज की क्या थी? विशेषता थी। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसका मतलब उनके नाम से पहले उनकी माता का नाम जोड़ा जाता था। पांचवा है, बराबर की गुफाएं स्थित है। तो बराबर की जो गुफाएं हैं वो कहां पर स्थित है? ये गुफाएं बिहार के अंदर स्थित है। और ये जो गुफाएं है ये मौर्य काल के अंदर चट्टानों को काटकर बनाई गई थी और इनका जो उपयोग है वो जैन भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था। छठा है, महावीर स्वामी से पहले जैन परंपरा में 23 शिक्षक हो चुके थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो जैन धर्म के अंदर जो सम्मानित व्यक्ति या दार्शनिक हुए उन्हें कहा जाता था तीर्थंकर। क्या कहा जाता था? उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक। आगे सातवां है, किस विदेशी यात्री को हटीला यात्री कहा गया है? तो जो इब्न बतूता है, उस इब्न बतूता जो कि एक विदेशी यात्री था, ये कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कहाँ पर आया था? भारत आया था। और इसने अपनी यात्राओं के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी। इस वजह से इसे हटीला यात्री की संज्ञा दी गई है। आठवां है, वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो वीर शैव परंपरा के जो प्रवर्तक थे वो थे बासवन्ना। कौन थे? बासवन्ना। बासवन्ना 12वीं सदी के अंदर आपके कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक थे। उन्होंने जातिवाद और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगला है, नव्वा, शैव मत से संबंधित भक्ति आंदोलन के संत किस नाम से जाने जाते थे? तो शैव मत से संबंधित जो भक्ति आंदोलन के संत हैं उन्हें क्या कहा जाता था? नयनार कहा जाता था। ये भगवान शिव के भक्त थे और उन्होंने भक्ति गीतों और कविताओं के माध्यम से भक्ति क्या की है? व्यक्त की है।
10वां है विजयनगर के शासकों की उपाधि क्या थी। तो विजयनगर के शासकों की जो उपाधि थी वो थी राय। क्या थी? राय थी। और वे अपनी शक्ति और समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए उपाधि लगाते थे। अगला 11वां, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली। तो हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, इसे 1976 के अंदर राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। 12वां, आईने अकबरी की रचना किसने की थी। आईने अकबरी की जो रचना की थी वो की थी अबुल फजल ने। आगे बात करें, 13वां है असम के वे लोग जो जमीन के बदले राजा को सैनिक सेवा देते थे क्या कहलाते थे। तो असम के वे लोग जो जमीन के बदले राजा को सैनिक सेवा दिया करते थे वो कहलाते थे पायक। क्या कहलाते थे? पायक। और ये जो व्यवस्था थी ये अहोम साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था थी। कौन से साम्राज्य की? अहोम साम्राज्य की। ये शब्द भी आप याद रखें, अहोम साम्राज्य। अगला 14वां है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई। तो ब्रिटेन के अंदर कपास आपूर्ति संघ की जो स्थापना है वो 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 में। आगे 15वां, बंगाल में धनवान रैयत को क्या कहते थे। तो उसे कहते थे जोतदार। क्या कहते थे? जोतदार कहते थे। अगला, व्यक्तिगत सिद्धांत अथवा हड़प नीति किसने लागू की थी। तो जो हड़प नीति है वो लागू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत अथवा हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। यानी इसका मतलब क्या था? इस नीति के तहत यदि किसी शासक का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला दिया जाता था। यदि किसी भी भारतीय शासक का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला दिया जाता था। आगे 17वां, महात्मा गांधी के द्वारा संपादित नहीं किया गया समाचार पत्र कौन सा था। जो महात्मा गांधी के द्वारा संपादित नहीं किया तो वो था कॉमनवेल्थ। कौन सा था? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। बाकी जो 3 समाचार पत्र है इनके नाम भी याद रखेंगे, यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। ये तीनों ही महात्मा गांधी के द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। 18वां है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत के लिए एक संविधान तैयार करना और एक अंतरिम सरकार का गठन करना। एक इसका उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने खाली जगह नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो किसकी नियुक्ति की थी? दंभ महामत की। किसकी नियुक्ति की थी? दंभ महामत की। ठीक, तो देखो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किसकी नियुक्ति की थी? दंभ महामत नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों का काम क्या था? धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करना और लोगों को नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। दूसरी खाली जगह है आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा खाली जगह द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। तो सुदर्शन झील या सुदर्शन जो सरोवर था उसका जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन ने। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है, और ये जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है जूनागढ़ शिलालेख में। कहाँ पर? जूनागढ़ शिलालेख में। और सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल के अंदर। कौन से काल में? मौर्य काल के अंदर। तीसरी है खाली जगह ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो वे महिलाएं कौन सी थी? थेरी। कौन सी महिलाएं थी? थेरी। यानी थेरी बौद्ध धर्म के अंदर उन महिलाओं को कहा जाता है जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था। यानी बौद्ध ग्रंथों के अंदर थेरियों की शिक्षाओं और उपदेशों का उल्लेख मिलता है। तो थेरी वे महिलाएं होती थी जिन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर निर्वाण प्राप्त कर लिया था। चौथी खाली जगह है बर्नियर के द्वारा मुगल कालीन शहरों को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? शिविर नगर। क्या नाम दिया गया था? शिविर नगर नाम दिया गया था। ठीक, आगे 5वां, मुगल काल में राज्य आदेश को क्या कहते थे? तो फरमान कहते थे। मुगल काल के अंदर राज्य आदेश को फरमान कहते थे। और फरमान सम्राट के द्वारा जारी किए गए आदेश होते थे और इनका पालन करना बिल्कुल अनिवार्य होता था। छठी खाली जगह है बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 के अंदर। कब किया गया था? 1793 ईस्वी में।
आगे तीसरा प्रश्न है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। देखें, पहला है उन दो पुरा स्थलों के नाम लिखिए जिनके आधार पर पुरातत्ववेत्ता यह मानते हैं कि हड़प्पाई लोगों के द्वारा कृषि के लिए जल संचय यानी जल को इकट्ठा किया जाता था। तो ये जो जानकारी है वो कहां से मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है आपके धोलावीरा और लोथल से। कहां से? धोलावीरा और लोथल से। धोलावीरा और लोथल। दूसरा है स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। तो विवाह के समय महिलाओं को मिले उपहार और जो संपत्तियां होती थी उसे स्त्री धन कहा जाता था। विवाह के समय महिलाओं को मिलने वाले उपहार और जो संपत्तियां होती थी उसे स्त्री धन कहा जाता था। तीसरा है सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। उनके नाम से पहले माता का नाम जोड़ा जाता था। तो क्या सातवाहन राजवंश में राज सिंहासन का उत्तराधिकार मातृवंशिक होता था? तो ये कथन क्या है? ये कथन गलत है, यानी ऐसा नहीं होता था। हम लिखेंगे कि नहीं, सातवाहन राजवंश के अंदर राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था वो क्या होता था? पितृवंशिक होता था, न कि मातृवंशिक होता था। चौथा है इब्न बतूता ने किन दो भारतीय शहरों का वर्णन किया है, उनका नाम लिखो। तो इब्न बतूता के दो भारतीय शहरों का वर्णन किया है। एक तो आपके दिल्ली का वर्णन किया है उसने, और दूसरा किया है दौलताबाद का। क्या किया है? दौलताबाद का। ठीक, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत के अंदर इन दोनों शहरों का जिक्र किया है। अगला पांचवा है बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल विभिन्नताओं अथवा असमानताओं में से दो कौन सी है? भारत और आपके यूरोप के बीच में दो भिन्नताएं कौन सी है? तो पहली भिन्नता क्या थी कि भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था। भारत के अंदर निजी स्वामित्व का अभाव था। और दूसरी, भारतीय शहरों में यूरोप की तुलना में स्वच्छता और योजनाओं की क्या थी? कमी थी। पहला क्या था? भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था। और दूसरा उसने अंतर बताया है कि भारतीय शहरों में यूरोप की शहरों की तुलना में स्वच्छता और योजनाओं की कमी थी। छठा है किस सूफी संत की काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो वो सूफी संत का नाम क्या है? बाबा फरीद। क्या नाम है? बाबा फरीद। बाबा फरीद की वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शामिल किया गया है, जो उनकी आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करता है। अगला है आपका कि किस प्रकार मीराबाई ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया है? इस प्रकार मीराबाई ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया है। देखो, मीराबाई ने निम्न जाति के संत रैदास को और क्या बनाया? अपना गुरु बनाया, और सार्वजनिक रूप से उनके साथ भक्ति गीत भी गाए। इसके जरिए उन्होंने जातिवादी समाज की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका क्या किया है? उल्लंघन किया है। कैसे किया? उन्होंने निम्न जाति के संत रैदास को अपना गुरु बनाया और सार्वजनिक रूप से उनके साथ भजन और गीत गाए। आठवां है मुगल कालीन ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के दो स्रोतों के नाम बताने हैं। तो एक तो है आपकी पुस्तक आईने अकबरी। कौन सी है? आईने अकबरी। तो पहली पुस्तक का आप नाम लिखेंगे आईने अकबरी। कौन सी पुस्तक है? वो है आईने अकबरी। एक तो ये पुस्तक है, और दूसरे आपके हैं जो विभिन्न यात्रियों के, विदेशी यात्रियों के जो यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, विभिन्न विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। इन चीजों से हमें मुगल कालीन ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नौवां है सूर्यास्त कानून क्या था? तो स्थायी बंदोबस्त के तहत यदि जमींदार सूर्यास्त तक निर्धारित राजस्व जमा नहीं कर पाते थे तो उनकी जमीन क्या हो जाती थी? नीलाम कर दी जाती थी। यह कानून था सूर्यास्त कानून। स्थायी बंदोबस्त के तहत यदि जमींदार सूर्यास्त होते होते तक निर्धारित जो राजस्व हुआ करता था वो यदि जमा नहीं करा पाता था तो उसकी जो जमीन है वो नीलाम कर दी जाती थी। यह कानून कहलाता था सूर्यास्त कानून। 10वां है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा का संकलन किसने किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 11वां पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है, पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है, विष यानी जहर, विष यानी विष है। ठीक है, पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। यह किसने कहा था? तो यह कथन कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक, आगे बढ़े खंड ब की तरफ।
जहां पर आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न है और शब्द सीमा है वो है 50 शब्द। चौथा है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्री गुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्री गुप्त की चरित्र की जो विशेषताएं हैं उनका जिक्र कैसे किया गया है। तो प्रयाग जो प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त को एक आदर्श शासक के रूप में चित्रित किया गया है। उन्हें एक महान योद्धा, विद्वान और कला संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही साथ उन्हें धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजापालक भी बताया गया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहां पर मैं इसके आंसर की जो पूरी पीडीएफ है वो डाल दूंगा, वहां जाकर आप सभी प्रश्नों के उत्तर भी देख सकते हैं। पांचवा है अभिलेख आज भी इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है, स्पष्ट कीजिए। यानी आपको यह बताना है कि जो अभिलेख है उनसे आज भी हमें इतिहास को जानने में आसानी होती है, कैसे, ये बताना है। छठा है वर्ण और जाति में आपको दो अंतर बताने हैं। वर्ण और जाति के अंदर आपको दो अंतर बताने हैं। सातवां है उलूक और दावा में आपको अंतर बताना है। तो उलूक क्या था? एक डाक प्रणाली थी जिसमें घोड़े का उपयोग होता था, जबकि दावा क्या थी? दावा एक पैदल डाक प्रणाली थी। ये दोनों के अंदर अंतर है। आठवां मंदिर स्थापत्य में गोपुरम का क्या महत्व है। तो गोपुरम दक्षिण भारतीय जो मंदिर है, दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनमें जो बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते हैं उन्हें गोपुरम कहा जाता है। ये विशाल और अलंकृत होते हैं और मंदिर की भव्यता को क्या करते हैं? दर्शाने का काम करते हैं। नवा है विजयनगर के शासक जल संचय के लिए जागरूक थे, स्पष्ट कीजिए। यानी जो विजयनगर के शासक है वो जल को बचाने के लिए, जल का संचय करने के प्रति जागरूक थे, कैसे, स्पष्ट करना है। तो आपने देखा होगा कि जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने सिंचाई के लिए जलाशय, नहर और कुओं का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण भी करवाया था। इससे ये पता चलता है कि जो विजयनगर के शासक है वो जल संचय के प्रति काफी जागरूक थे। 10वां है मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार कितने भागों में किया गया। तो मुगल काल के अंदर भूमि का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया था। कितने भागों में? 4। पोलज, पर्वती, छाछर और बंजर। पोलज, पर्वती, छाछर और बंजर। 11वां है पांचवी रिपोर्ट क्या थी। तो पांचवी रिपोर्ट 1813 के अंदर ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों की पूरी तरह क्या की गई थी? आलोचना की गई थी। 12वां है 1857 की क्रांति में शाहमल के योगदान का मूल्यांकन करना है। तो शाहमल ने 1857 की क्रांति में बड़ौद क्षेत्र में विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। उन्होंने किसानों और स्थानीय लोगों को संगठित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उनकी कुरीतियों के खिलाफ, उनके अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया था। 13वां है दमित जातियों के विकास के लिए संविधान सभा द्वारा दिए गए किन्हीं 2 सुझावों का उल्लेख करो। तो दमित जातियों के लिए एक तो शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, ये बात कही उन्होंने, सुझाव दिया। और दूसरा सुझाव दिया था अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता को क्या किया जाए? खत्म किया जाए। पहला तो क्या सुझाव दिया? शिक्षा और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा आपके दलित जातियों के लिए अवसर प्रदान किए जाए। दूसरा अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। आगे बात करें खंड स की, जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और शब्द सीमा 100 शब्द है। 14वां है क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करनी है। यानी कि आपको यह बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं वहां पर जल निकास की एक प्रॉपर उचित व्यवस्था थी, जो उनके एक सुव्यवस्थित नगर योजना की ओर संकेत करती है। ये बात आपको बतानी है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जल निकासी की क्या व्यवस्था थी, जल का निष्कासन कैसे होता था और नगर योजना किस प्रकार थी, ये बात आपको लिखनी है। अथवा में है हड़प्पा सभ्यता के पतन में अनेक कारण उत्तरदायी थे, उल्लेख कीजिए। यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसके लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार रहे होंगे, वो आपको बताना है। 15वां है कबीरदास आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं, विश्लेषण कीजिए। यानी कबीरदास जी ने जिस प्रकार कविताओं और उपदेशों के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका विरोध किया था, क्या आपको लगता है
कि वही बात आज भी क्या है, आज के समाज के लिए भी सत्य है, वो आपको समझाना है। अथवा में है कर्नाटक की वीरशैव परंपरा पर एक टिप्पणी लिखनी है। कर्नाटक की जो वीरशैव परंपरा है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 16वां है 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी, यानी ऐसे कौन कौन से धार्मिक कारण थे जो 1857 की क्रांति के अंदर क्या थे, महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से क्रांति संपन्न हुई। अथवा में है विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए थे। विद्रोहियों के बीच में एकता को स्थापित करने के लिए कौन कौन से तरीके काम में लिए गए थे वो आपको बताना है। 17वां है उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर किन बातों पर जोर दिया गया था वो आपको बताना है। अथवा में वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तैयार किया। ऐसी कौन कौन सी ऐतिहासिक ताकतें या ऐतिहासिक घटनाएं हुई जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया, यानी संविधान निर्माण में जिनकी भूमिका सबसे ज्यादा रही। आगे बात करें खंड द की, जिसमें आपके निबंधात्मक प्रश्न है और शब्द सीमा है 250 शब्द। 18वां है सांची की खोज में प्रारंभिक बौद्ध धर्म संबंधी हमारे ज्ञान को अत्यधिक रूपांतरित कर दिया गया है, व्याख्या कीजिए। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है कि किस प्रकार सांची की खोज ने प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म के बारे में हमारा ज्ञान था, जो जानकारी थी, उसको पूरी तरह बदल कर रख दिया। अथवा में है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, वर्णन करो। स्तूप जो बौद्ध धर्म के अंदर पवित्र संरचनाएं होती थी वो क्यों और कैसे बनाई जाती थी, इसके बारे में आपको लिखना है। 19 है असहयोग आंदोलन का सविस्तार उल्लेख करना है। अथवा में है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करना है। 20वां है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों का अंकन करना है। देखो सबसे पहले है साबरमती। साबरमती कहां पर है, तो साबरमती आपके अहमदाबाद के पास गुजरात राज्य में है। कहां पर है, अहमदाबाद के पास गुजरात में। अजंता, अजंता आपके महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद जिले में है। तो यहाँ पर कौन सा आपका राज्य है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के अंदर। प्रयाग ये कहां पर है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। दौलताबाद कहां पर है, तो ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र में। बनावली कहां पर है, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। कहां पर है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। चंपारण, चंपारण कहां पर है, आप सबको पता होगा, चंपारण बिहार के अंदर है। सांची कहां पर है, सांची आपका ये एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश में। हम्पी कहां पर है, ये विजयनगर जिला है, कर्नाटक में। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। और अवध कहां पर है, अवध आपके यूपी के अंदर है। ठीक है, कहां पर है, यूपी के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा का इतिहास विषय का पेपर। उम्मीद करता हूं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और आपकी बोर्ड परीक्षा में इस पेपर से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।